जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अतिक्रमण पर गौरी भाव की खरी खरी, कहा जिन्होंने अतिक्रमण किया है वह खुद तोड़ ले वरना मैं खड़ा होकर तोड़वाऊंगा। मामला बस स्टैंड से रानी अवंतीबाई चौक से भटेरा चौक स्थित फॉरेस्ट नाका तक का। हाईकोर्ट के आदेश पर बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट के कार्यकारिणी चुनाव की प्रक्रिया शुरू। रविवार को होगा मतदान, कार्यकारिणी की होगी घोषणा। सर्द मौसम का सितम सह रहे स्कूली बच्चे। बालाघाट जिले में भी स्कूल के समय में परिवर्तन करने की मांग की गई। कुछ लोग सोनेवानी अभ्यारण्य के आड़ में रिसोर्ट बनाकर ऐश करना चाहते हैं। सोनेवानी क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाने के खिलाफ गौरी भाव की तीखी तल्ख टिप्पणी। हॉकी महाकुंभ का दूसरा दिन रहा औरंगाबाद और बालाघाट के नाम। तीसरे दिन खेले जाएंगे 3 मैच, 6 टीमों के बीच होगी भिड़ंत। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने मनाया शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर पेश किया गया पारंपरिक नृत्य। वाराणसी के बोदलगस्सा व झालीवाड़ा के राजघाट टोल के पास आज फिर दिन दहाड़े बाघ देखने की बात सामने आई है। हालांकि वन विभाग ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है, मगर ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि बाघ उनके ग्राम के जंगल में ही अपने शावकों के साथ घूम रहा है, जिसकी वजह से वे लोग काफी दहशत में अपना जीवन जी रहे हैं। वहीं रात्रि में लगातार आग, फटाके व ढोल नगाड़े बजाकर वे अपनी रात काटने के लिए मजबूर है। आपको बताया कि बीते 4 दिन पहले बाघ ने झालीवाड़ा के राजघाट टोली में 2 गायों का शिकार किया था, जिसके बाद दूसरे दिन भी बाघ ने अपनी आमद दर्ज कराई थी। वहीं आज 10 दिसंबर को बोदलगस्सा व राजघाट टोले के बीच वो फिर से दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ही रहे, वहीं अपने कार्य पर वे नहीं जा पाए। इस संबंध में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए श्रीमती अनीता दशमे ने बताया कि वे लोग झोपड़ी में रहते हैं, रात भर घर के सामने आग जलाकर गुजारनी पड़ती है। साथ ही आसपास के लोगों को आका देकर जानकारी भी लेनी पड़ती है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। साथ ही आसपास के लोगों को आवाज देकर जानकारी लेनी पड़ती है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। वहीं पुरुष वर्ग चौक में अलाव जलाकर पहरा दे रहे हैं। आज दिन दहाड़ी ही बाघ के दिखाई देने से वे लोग काफी दहशत में आ गए। अजी यहाँ परेशानी यही है, जंगल का बाबा जी आ रहा है, गैया को इनका वो कर सब दी। पुरानी बातें होगी, नई बात बताई। ये 12 बजे रात से 6 बजे से तो बाजा बजता है यहाँ, 12, 1, 2 बजे तक, है ना। फिर 4 बजे और बजाते हैं बाजा। यही परेशानी है, हमको कुछ परेशानी नहीं है। शेर तो अब यहाँ से हमारे राजघाट पर से हीरा टोला है, मिर्ची टोला है, माऊ टोला है, यहाँ से घूमता है बासी तक, यहाँ से इधर जाता है, मंग वहाँ से जाता है। अब आज की बात 11 बजे की बात है, दिन की। अब वो हमारा नेताजी रहता है वो बासी जंगल में, उसने आज फोन करा कि नहीं तुम घर में रहो, सब घर में रहो। आपको बता दें कि बोदलगस्सा, झालीवाड़ा, अंसेरा, खंडवा के लोग बाघ की आमद से काफी डरे हुए हैं और वे अपने लोग खेती कार्य के तहत होने वाली कहानी करने से भी अब परहेज कर रहे हैं। वहीं वन अमले से पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की भी लगातार वे मांग कर रहे हैं। रूपझर थाना के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बिटली के सहायक प्रबंधक मोरेश्वर धानेश्वर के बिटली स्थित सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 50,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। रूपझर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरेश्वर धानेश्वर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बिटली में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ है और वे अपने परिवार के साथ बिटली में ही रहते हैं। 7 दिसंबर को 2 बजे मोरेश्वर धानेश्वर अपने घर में ताला लगाकर अपनी पत्नी अनीता के साथ ग्राम बरघाट, जिला सिवनी अपने रिश्तेदारी में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए थे। शादी में शामिल होने के बाद 8 दिसंबर को मोरेश्वर धानेश्वर अपने घर वापस पहुंचे तो देखा कि घर के सामने का दरवाजा टूटा हुआ था और दरवाजा अंदर से बंद था। धक्का देने से दरवाजा खुल गया। तब मोरेश्वर ने अपने पत्नी अनीता के साथ घर के अंदर जाकर देखा
तो सामने वाले कमरे में रखी अलमारी खुली हुई थी और दूसरे दरवाजे का ताला भी टूटा हुआ था। तब चोरी होने के शक पर उन्होंने दूसरे कमरे में रखी अलमारी को देखा तो उसका भी पल्ला टूटा हुआ था। अलमारी में रखे प्लास्टिक के डब्बे में सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए थे। चोरी किए गए जेवरातों की कीमत करीब 50,000 रुपये बताई गई है। इस चोरी की रिपोर्ट मोरिसन धारेश्वर ने बिटली पुलिस चौकी में की थी। प्रधान आरक्षक धनराज उइके ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। लालबरा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 8 सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत 13 धान खरीदी केंद्रों में 28 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है और धीरे धीरे धान खरीदी में तेजी आने भी लगी है। किंतु खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था न होने, खराब बारदाने आने व खरीदी गई धानों का परिवहन समय पर नहीं होने, मौसम परिवर्तन होने के कारण समिति प्रबंधकों व कृषकों में अपनी उपज का विक्रय करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही परिवहन नहीं होने के कारण खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा है और मौसम परिवर्तन हो चुका है। अगर बारिश हो जाती है तो उसे भीगने से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में धान गीली हो जाने पर शासन प्रशासन को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लालबरा के अंतर्गत 9 सेवा सहकारी समिति है, परंतु 8 सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत 13 धान खरीदी केंद्रों में 28 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है और कंजई धान खरीदी केंद्र में अभी भी खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है, क्योंकि उक्त समिति को धान खरीदी का केंद्र नहीं बनाया गया, जिसके कारण समिति के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसानों को भी खासा परेशानी हो रही है। 8 सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत 13 धान खरीदी केंद्रों में 10 दिसंबर तक 1514 किसानों से 69,399.2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, परंतु परिवहन नहीं होने के कारण खुले आसमान के नीचे इसे डंप किया गया है, जिससे समिति को धान खरीदी करने व किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में परेशानी हो रही है। इसी तरह जिले में ऐसे कई धान खरीदी केंद्र हैं जहां धान की खरीदी गोदामों, कैंपों या फिर टिन शेड में ना कराते हुए खुले मैदान में कराई जा रही है। यदि ऐसे में बारिश हो जाती है तो समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा गया लाखों कुंटल धान बारिश में पानी में भीग कर खराब हो जाएगा, जिसका नुकसान सोसाइटी को उठाना पड़ेगा। जहाँ मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई इस चेतावनी को देखते हुए धान खरीदी केंद्र प्रबंधक खरीदी गए धान को बारिश से बचाने के लिए त्रिपाल आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहीं कई प्रबंधक जिम्मेदार जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर व्यवस्था बनाए जाने की मांग में जुटे हैं, जिन्होंने शासन से खरीदी गई धान को बचाने के लिए उचित इंतजाम करने के साथ साथ खुले आसमान के नीचे खरीदी जा रही धान को बारिश में भीगने से बचाने के लिए त्रिपाल आदि की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। देखो, शासन प्रशासन से जो धान खरीदी उपार्जन के माध्यम से की जा रही है, उनके तो निर्देश ये है कि धान की बारिश से सुरक्षा के लिए आप त्रिपाल की व्यवस्था रखें, पूरे धान को ढाक के रखे। पर जो उपार्जन एजेंसी है वो सिर्फ समिति है। समिति का काम जो है वो धान को क्रय करना, और वो कमीशन पे काम करती है। जब सभी समितियां हैं, वो एक उनको क्या होता है कि धान उपार्जन में कमीशन मिलता है, और इतनी बड़ी जगह में धान फैला हुआ है कि किसी के पास 12,000 बोरे हैं, किसी के पास 20,000 बोरे हैं, और इतने बड़े को त्रिपाल से ढाकना, अगर ऊपर से हमने त्रिपाल से ढाक भी दिए तो नीचे से भी पानी बहे, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बोरियां खराब होती है, तो नीचे भी बिछाना है झिल्ली, ऊपर से त्रिपाल झाँकना है, तो इतना खर्च हो जाता है कि वो कमीशन से ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो समिति को केवल निर्देश देते हैं, क्यों ना शासन इसको, हर साल पानी आता है, हर समय धान उपार्जन के समय बारिश होती है, तो जहाँ जहाँ भी धान खरीदी की जाती है वहाँ पे सेटों का निर्माण किया जाए। जैसे मंडी में ऊपर से सेट बने हुए हैं, वैसे सेट ही बना दिया। जैसे हमारे यहाँ केप में खरीदी हो रही है, यानी केप बने हुए हैं छोटे छोटे, तो इतने प्रांगण के ऊपर अगर गवर्नमेंट जो है शेड बना देती तो ये जो बारिश से त्रिपालों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और गवर्नमेंट को ये, जब गवर्नमेंट धान खरीद रही है तो गवर्नमेंट को व्यवस्था करके समिति को देना चाहिए। जयस्तंभ चौक से गर्रा नाके तक सड़क के उन्नयन और डिवाइडर बनाने की योजना एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली गई। इसकी वजह है कि गर्रा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण। दरअसल महीने भर पहले गर्रा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। पत्रकार वार्ता में विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि जयस्तंभ चौक से गर्रा नाके तक डिवाइडर युक्त सड़क बनाने का कार्य कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। विधायक बिसेन ने कहा कि 8,83,21,000 रुपए से डिवाइडर रोड जो की स्वीकृति दी गई थी, उसे कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया है,
क्योंकि जब गर्रा फाटक पर आरओबी का निर्माण होगा तो वहां पुलिस अधीक्षक बंगले तक हो सकता है, वहीं दूसरी छोर पर डेंजर रोड या वैनगंगा पुलिया के पास तक निर्माण हो सकता है। ऐसे में डिवाइडर रोड बनने के बाद दोबारा तोड़फोड़ करना पड़ेगा। जिस तरह लोगों ने अभी तक इंतजार किया है उसी तरह कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आरओबी का पूरा डिजाइन आने के बाद दोबारा डिवाइडर रोड बनाने पर विचार किया जाएगा। श्री विसे ने कहा कि सेन चौक से लेकर मोक्षधाम तक 5.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसे आगामी दिनों में मुरुम डालकर 11 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसी तरह डेंजर रोड को भी 5.5 मीटर से 11 मीटर तक चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर से लेकर पेट्रोल पंप मोती तालाब चौक तक सीसी रोड बनाई जाएगी ताकि पानी जमा होने की समस्या न हो। इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। राशि कहीं से भी लाएंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं कराएंगे जिसे दोबारा तोड़ना फोड़ना पड़े। साथ ही गौरव पथ के उन्नयन के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। इस संबंध में मीडिया ने लगातार समस्या से मुझे रूबरू भी कराया था। 8 करोड़ 83 लाख 21,000 का जो हमने जयस्तंभ से लेकर के गर्रा तक का डिवाइडर रोड को स्वीकृति दी थी, उसको अभी हमने कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया। उसका कारण है हमारे घर के सामने का आरओबी जब बनेगा तो वो कल एसपी साहब के बंगले तक भी आ सकता है और उधर पुलिया तक भी जा सकता है, डेंजर रोड पर तो जाएगा। और इसमें तोड़फोड़ होकर आपे जैसे अभी तक इंतजार करें, आरओबी का पूरा डिजाइन ड्राइंग आने दीजिए, फिर करें। और ये सारा पैसा हम वहां दे रहे हैं जहां देना चाहिए। जैसे सेन चौक से लेकर के मोक्षधाम तक अभी 5.5 मीटर रोड बना है, उसको मुरुम से कम 11 मीटर करें। डेंजर रोड जो 5.5 मीटर बना है उसको मुरुम डाल के 11 मीटर का करेंगे। ये हमारे सर विश्वेश्वरैया जी से लेकर डेंजर रोड तक जो रोड है उसको 5.5 मीटर बीटी रोड बनाएंगे, अभी बनाएंगे। ये जो बार बार आप लोगों ने हमको ध्यान दिलाया, अच्छा दिलाया कि आप बीटी करेंगे टिकेगा नहीं, तो हमने इसको सीसी कर दिया। जहां जहां पानी भरता है वहां सीसी बनेगा। ये आपका पेट्रोल पंप के सामने से लेकर के वहां, और सीसी के लिए भी हमने मुझे लगता है 1.5 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिया, उसके जारी कर दिया। पैसा कैसे भी लाएंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कल उसको फिर से खराब हो जाए, लोगों को उसी को करना पड़ेगा। जहां जहां पानी का भरा होगा, मीडिया ने मुझे कहा, मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं, आपके कहने के प्रस्ताव पर मैंने 1 करोड़ 92 लाख, जहां तक मुझे लगता है 1 करोड़ 92 लाख रुपए, 1 करोड़ 92 लाख 79,000 बालाघाट नगर के गौरव पथ निर्माण और उन्नतीकरण अपग्रेडेशन के लिए हमने एक्स्ट्रा दिया। अब 1 करोड़ 92 लाख कहाँ आएगा, वही काटेंगे। 2 करोड़ कहाँ का जाएगा, उसी में खरीदार करेंगे। एक गांव ऐसा था, उन्होंने कहा दिया आपने प्लेन लिया तो बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार की बात से मैं नहीं डरता, लेकिन मैं जब सांसद था तब हमने कहा था नंदेवाड़ा से किसी लड़का का पुलिया बनाएंगे 3 करोड़ 30 लाख जान। कब तक? यदि बजट में प्रावधान नहीं तो कैसे करेंगे? जिला प्रशासन और नगर पालिका के सहयोग से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट में रोजाना ही हॉकी के टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखे जा रहे हैं। जहां नगर के चंद्रशेखर आजाद मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच औरंगाबाद व राजनांदगांव के मध्य खेला गया, वहीं दूसरा मैच गोंदिया और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट के मध्य हुआ। जहां शनिवार को औरंगाबाद और राजनांदगांव के मध्य खेले गए हॉकी मैच के पहले मैच में राजनांदगांव की टीम अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते नहीं दिखाई, जिसमें पूरे खेल के दौरान औरंगाबाद के खिलाफ एक भी गोल नहीं कर पाए। जहां गोल दागने के में नाकाम रही राजनांदगांव की टीम के खिलाफ औरंगाबाद की टीम ने लगातार 2 गोल दागकर यह मैच अपने नाम कर लिया। तो वहीं प्रतियोगिता के दूसरा मैच गोंदिया और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट के मध्य खेला गया, जहां इस रोमांचक मुकाबले में गोंदिया की टीम ने बालाघाट के खिलाफ एक भी गोल वे दाग नहीं पाई। जहां गोंदिया के मुकाबले बालाघाट की टीम ने लगातार 6 गोल दागकर यह मैच अपने नाम कर लिया। इस तरह औरंगाबाद और बालाघाट की टीम ने दूसरे दिन आयोजित मैच में विजेता टीम घोषित की गई। औरंगाबाद है ना, उसकी वो डिटेल है, वो सामने
जो मोनो ओशियाना है फिर वो तुमने NCOE साई है ना, हाँ इनके टीम का औरंगाबाद। किरणापुर थाना के रजेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवगांव और रजेगांव के बीच नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस अज्ञात व्यक्ति की उम्र करीब 35 वर्ष बताई गई, जिसकी मौके पर अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को करीब 3 बजे ग्राम देवगांव और रजेगांव के बीच नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश देखी गई, जिसकी सूचना पर रजेगांव पुलिस चौकी प्रभारी शशांक राणा ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। इस व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी मौके पर ही शिनाख्त नहीं हो पाई। पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश को किरणापुर के अस्पताल में पहचान हेतु सुरक्षित रखवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह व्यक्ति गोंदिया जिले के आमगांव के मरारी टोला निवासी बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति ग्राम घड़ी अपनी रिश्तेदारी में आया था, जो नहर में नहाते समय बह गया होगा, जिसकी मौत हो गई होगी। बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड अपना रौद्र रूप दिखा रही है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में ही बालाघाट जिला सहित सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला जैसे पड़ोसी जिलों में दिनों दिन पारा लुढ़कता जा रहा है। वहीं जिले के ग्रामीण अंचलों में लोगों को ठंड से बुरे हाल, लगातार बढ़ रही ठंड अपना सितम दिखा रही है। इसी बीच प्रदेश के कई जिलों में सुबह लगने वाले स्कूलों के टाइमिंग में परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन प्रदेश में बालाघाट जिला ऐसा जिला है जहां अब तक ठंड को लेकर सुबह लगने वाले स्कूलों के टाइमिंग में परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके चलते जहां एक और नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाने के लिए मजबूर है, तो वहीं दूसरी ओर उनके अभिभावकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए स्कूली बच्चे और उनके अभिभावकों सहित अन्यों ने पड़ोसी जिले सिवनी सहित अन्य जिलों की तर्ज पर ही सुबह लगने वाले स्कूलों के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग की। जैसे आप देख रहे हैं कि शीतलहर की ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस तरह ऐसा है कि बच्चों को उठने में भी तकलीफ होती है, स्कूल आने जाने में तकलीफ होती है। मेरा तो जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि स्कूल के टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया जाए। अच्छा, बच्चों की तबीयत खराब भी हो रही है इस समय? हाँ, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। बच्चों को बहुत ठंडी लगती है, शीतलहर चालू है, इसलिए क्या है कि टाइम चेंज करना चाहिए बच्चों का स्कूल का, कम से कम 9 बजे करना चाहिए। अच्छा, अभी देखा गया कि शीतलहर में तो सरकार आदेश कर देती थी जिला प्रशासन की समय में बदलाव, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई है। क्या लग रहा है आपको? कारण क्या है, क्या मतलब मांग करते हैं कि समय चेंज होना चाहिए? हाँ, समय चेंज करना तो मास्टर लोगों के ऊपर है क्या करना है। अच्छा, ये देखा गया है कि अभी काफ़ी सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी का भी प्रकोप बढ़ा हुआ है। ऐसे में क्या करना चाहिए स्कूली बच्चों को लेकर? चेंज करना चाहिए, स्कूल का टाइमिंग चेंज तो करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि मौसम की वजह से बच्चे भी बिल्कुल ठंड के मारे कपते हैं बेचारे। आपको बताएं कि लगातार बढ़ती जा रही कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए हाल ही में सिवनी कलेक्टर ने भी सिवनी जिले में संचालित होने वाले स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार सिवनी जिले में संचालित शासकीय, अशासकीय, CBSE, ICSE, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं समस्त बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में शीत ऋतु एवं तापमान में आई गिरावट को देखते हुए कलेक्टर सिवनी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने शाला लगने के समय में परिवर्तन कर दिया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि छात्र हित में जिले में सभी शासकीय व अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए प्रातः 8:30 बजे से सायंकाल 5 बजे तक ही शालाएं आगामी आदेश तक संचालित होगी। उक्त आदेश सिवनी कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया, तत्काल ही प्रभाव से वहां लागू भी किया गया है। सवाल अब यहां उठता है कि जब पड़ोसी जिला सिवनी में कलेक्टर के द्वारा सुबह लगने वाले स्कूलों के समय में परिवर्तन करने के आदेश जारी कर दिए जा सकते हैं, तो फिर बालाघाट में क्यों नहीं? बालाघाट कलेक्टर को भी इस दिशा में पहल कर नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को राहत पहुंचानी चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं जिले में अब तक बालाघाट कलेक्टर के द्वारा प्रातःकालीन स्कूल के समय में बदलाव के ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए। अच्छा मैडम, ऐसा कोई आदेश आए हैं कि जो अभी टाइमिंग को लेकर के बच्चों को? नहीं, अभी तो कोई आदेश नहीं आए हैं। जी,
नहीं, फिर भी बच्चे काफ़ी ठंड से अभी तक नहीं आए क्या थे? नहीं, अभी तक कोई आदेश नहीं तो आया। हर साल क्या शीतलहर में समय हाँ, समय चेंज होता था हर साल शीतलहर में, और कुछ टाइम थोड़ा सा अधिक बढ़ाया जाता था। बच्चों के स्कूल का समय तो हमारे यहाँ पे सुबह का ही समय है, 7:20 को प्रेयर होती है बच्चों की, और 7:30 से उनके कालखंड शुरू हो जाते हैं। सर, देखा गया है कि मौसम वैज्ञानिकों ने भी जाहिर किया है कि अभी जो वर्तमान समय में जो सर्द हवाएं चलने वाली है, काफ़ी ठंड लगने वाली है। ऐसे समय बच्चे काफ़ी कठिन समय है सर बच्चों के लिए, और ऐसे में क्या स्कूलों का समय चेंज नहीं किया गया क्या? हाँ, काफ़ी कठिन समय है बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सभी के लिए ये समय कठिन है। तो समय तो परिवर्तित किया जाना चाहिए, और हर साल जब शीतलहर चलती है तो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा समय में परिवर्तन किया जाता रहा है। तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इस वर्ष भी ऐसा कोई आदेश प्रसारित होगा। ग्रामीण पुलिस विश्रामपुर अंधे हत्याकांड का शीघ्र ही पटाक्षेप कर सकती है। रेखलाल लिल्लारे के हत्या के तार उसी के परिवार से जुड़े होने से उसके बेटे नीलम चंद लिल्लारे, पत्नी हिरवंताबाई, दामाद ईश्वर दयाल उर्फ गुड्डू नकपुरे, काशीराम उर्फ कल्लू नकपुरे सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। संभावना व्यक्त की गई है कि रेखलाल लिल्लारे की हत्या उसके घर में ही की गई और लाश को नहर की पार मिलाकर रख दिया गया है। आपको पता है कि ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम विश्रामपुर में 7 दिसंबर को सुबह रेखलाल लिल्लारे 55 वर्ष की लाश उसके घर से कुछ ही दूर नहर की पार के ऊपर देखी गई थी, जिसके सर में कुल्हाड़ी के वार से हत्या की गई थी। बताया गया कि रेखलाल लिल्लारे अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसके परिवार में पत्नी हिरवंता, एक बेटा नीलम चंद और बहू प्रियंका है। उनके 3 बच्चे और 2 बेटी, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है, जिसका पति ईश्वर दयाल उर्फ गुड्डू नकपुरे है और वह विश्रामपुर में ही रहता है। रेखलाल का भांजा काशीराम उर्फ कालू नकपुरे भी विश्रामपुर में ही रहता है। बताया गया कि रेखलाल की खेती उसके घर से कुछ ही दूर नहर से लगी हुई है। उसी के खेत में मकान भी है और वर्तमान में खलियान में धान रखी हुई थी और धान की गहानी भी की जा रही थी। रात्रि के समय रेखलाल अपने खेत जा रहा था। 6 दिसंबर की रात्रि में रेखलाल अपने घर से खेत जाने निकला था, किंतु 7 दिसंबर को सुबह घर से कुछ दूर पर नहर की पार पर उसकी लाश पाई गई थी, जिसके उसके सर में कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ग्रामीण पुलिस ने रेखलाल की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर घटना से संबंधित सभी पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान ग्रामीण पुलिस को रेखलाल का इसी ग्राम की एक विधवा महिला के साथ अवैध संबंध होने की जानकारी मिलने पर इस विधवा महिला और उसके रिश्तेदारों को थाने बुलाकर पूछताछ की गई, किंतु उनसे कोई सुराग नहीं मिला। अंधे हत्याकांड की जांच के दौरान रेखलाल की हत्या के तार उसके घर से जुड़े होने की संभावना को देखते हुए ग्रामीण पुलिस ने उसके बेटे नीलम चंद, पत्नी हिरवंताबाई, जवाई दामाद ईश्वर दयाल उर्फ गुड्डू नकपुरे और भांजा काशीराम उर्फ कालू नकपुरे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जानकारी के मुताबिक रेखलाल की हत्या घर के अंदर ही उसके सर में गर्दन में कुल्हाड़ी मारकर की गई। उसके बाद उसकी लाश को नहर की पार मिलाकर रख दिया गया ताकि हत्या का शक और किसी पर जा पड़े, क्योंकि जहां पर रेखलाल की लाश पड़ी हुई थी वहां से संभवतः पहली बार जिले में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा विशेष सहयोगी दस्ते की भर्ती हो रही है। यही वजह है कि इन दिनों पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने रोज ही दर्जनों युवा उम्मीदवार आवेदन फॉर्म लेने और जमा करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय भोपाल की पहल पर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सहयोगी दस्ते की भर्ती की जा रही है। इसके लिए बालाघाट जिले के बैयर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और किरणापुर विकासखंड के स्थानीय निवासी युवाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। युवाओं की भीड़ इनमें इस भर्ती को लेकर उत्सुकता बयां कर रही है। आवेदन फॉर्म लेने और जमा करने अभ्यर्थी दूरस्थ इलाकों से बालाघाट पहुंच रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पुलिस का हिस्सा बनने और नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी करने का मौका बार बार नहीं मिलता। यह ऐसे युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है जो लंबे समय से पुलिस विभाग का हिस्सा बनना चाहते थे और कड़ी मेहनत कर रहे थे। आपको बता दें कि यह भर्ती सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र बैयर, बिरसा, किरणापुर, लांजी और परसवाड़ा में निवासरत है या फिर वहां के स्थायी निवासी है। बालाघाट जिले के 80, मंडला जिले के लिए 30 और डिंडोरी के लिए 40 उम्मीदवारों का चयन विशेष दस्ता भर्ती में किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2022 है।
जैसे कि भी आज विशेष भर्ती में आप पहुंचे हैं, इसके पहले कितनी भर्ती में गए हैं और ये जो भर्ती निकली इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी सर, हम इससे पहले सिवनी में गए थे आर्मी की भर्ती में। सर ये भर्ती पहली बार आई है, इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। सर इसकी तैयारी भी चालू है। किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं अभी? सर रनिंग इसके लिए सर प्रॉपर तैयारी चालू है। अच्छा, क्यों भर्ती होना चाहते हैं इस भर्ती में आप? सर अब सब जॉब की तो सभी को ज़रूरत है सर, और इस एज में आने के बाद में सर एक ये आ जाता है कि हमको जॉब लगना इसी के लिए। कहीं ना कहीं नक्सली क्षेत्र है, नक्सली को लेकर के भर्ती, और इसको लेकर क्या कहेंगे? सर वो तो ऐसा देश की सेवा है, उसके लिए हम और ज्वाइन करना है। अच्छा भैया जी, जैसे कि आज आप फॉर्म भरने आए हैं, किस प्रकार से आपने सोचा इस भर्ती को लेकर के, और क्या कहेंगे इस प्रकार की भर्ती निकली है तो? सर ऐसी भर्ती सर पहली बार आई है और मेरा भी फर्स्ट टाइम है सर, पहली बार इस टाइप का फॉर्म भर रहा हूँ सर। पुलिस की भर्ती, इसको लेकर कुछ सोच के रखा है आपने, या इसी भर्ती में क्यों शामिल होना चाहते हैं? सर शौक है सर, एक पुलिस सपना है पुलिस में जाने का। अच्छा, इसके पहले कभी भी? नहीं सर, इसके पहले नहीं सर, फर्स्ट टाइम है सर। ये भर्ती को लेकर के क्या कहेंगे? जैसे विशेष भर्ती है, नक्सली क्षेत्र में भर्ती होना है सर, भर्ती सर जॉब है, और सर ऐसा है कि पहली बार इस टाइप की भर्ती आई है सर, बहुत अच्छा मौका है सभी के। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम भारी, पोस्ट आमगांव। अच्छा, ये भर्ती की जानकारी कैसे लगी आपको? वो ग्रुप में डला था तो हमने वहीं से देखे। अच्छा, जैसे कि ये विशेष भर्ती है, इस भर्ती को लेके क्या कहेंगे? सर अमूमन लड़कियां बहुत कम पुलिस में आती हैं। बहुत कम है, तो हम भी सोचे कि हम भी डालें। शहर में सवारी ऑटो चालकों की स्थायी ऑटो स्टैंड की मांग पिछले 15 सालों से सिर्फ आश्वासनों के सहारे चल रही है। इसे लेकर राजनीतिक वादे और प्रशासनिक दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बस स्टैंड के पास बने अस्थायी ऑटो स्टैंड हादसों का कारण बन रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि एक तरफ प्रशासन उनकी सालों पुरानी मांग को अनसुना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्थायी जगह पर ऑटो खड़ा करने पर यातायात विभाग नो पार्किंग के नाम पर चालानी कार्रवाई करता है। ऐसे में ऑटो चालकों का प्रशासन से यही सवाल है कि आखिर वे कहां ऑटो खड़ा करें और कैसे काम करें। आपको बता दें कि ऑटो स्टैंड के लिए सड़क सुरक्षा समिति की दर्जनों बैठकों में इस मुद्दे को रखा जा चुका है, लेकिन आज तक इस पर एक मत फैसला नहीं हो पाया। करीब 5 साल पहले प्रशासनिक स्तर पर पहल करते हुए ऑटो चालकों को अस्पताल रोड के बगल में पुरानी पानी टंकी के पास स्टैंड की जगह उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑटो चालकों को वहां से हटा दिया गया। अभी चालानी कार्रवाई भी हुई ऑटो चालकों के खिलाफ में, किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? ये परमिट नहीं था लोगों के पास, खत्म हो गया था, तो गाड़ी आने के बताए भी नहीं, और पहले तो बुलाए थाने में, चलो साहब से बात करो करके पूरी गाड़ी लेके गए, वहाँ से सब चाबी वाबी ले लिए और वहीं खड़े करवा दिए गाड़ी। बोले परमिट लेके आओगे, कागज लेके आओगे, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी देंगे। अच्छा, ऑटो स्टैंड नहीं होने की वजह से जब आप इधर उधर गाड़ी जब खड़ी करते हैं तो तब भी चालानी कार्रवाई होती है? हाँ, तो कहीं पर भी खड़े करेंगे रोड के किनारे तो कांटा लगा देंगे और फिर फाइन भरना पड़ता है। इसके नहीं मिलने से तो हमारा धंधा पानी हो ही नहीं रहा है जी, है ना। यहाँ से भी कभी हटा देते हैं, उधर भिजवा देते हैं मंदिर के तरफ। इससे पहले कभी मांग की है आप लोगों ने? कई बार आवेदन तो कई बार लगा चुके हैं। हाँ, क्या आश्वासन मिलता है? बस एक बार दिए थे पानी टंकी के पास में पूरी हॉस्पिटल रोड पे, कुछ दिन बाद वहाँ से भी हटा दिए, क्योंकि हमारे धंधे होते ही नहीं है जी। यही है परेशानी, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है कोई यहाँ पे। हाँ, आप लोगों के संघ ऑटो संघ ने कोई मांग रखी थी? बोले थे, हाँ, लेकिन कुछ उठाया, किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। कितने साल से समस्या है स्थायी ऑटो स्टैंड? यहाँ तो मेरे को 5 साल 7 साल हो गया यहाँ पे।